के साथ करते हैं अपने आज के प्रोग्राम का, अपने दिन का आगाज़ कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर गुजरे और हमारे अमल से, हमारी बातों से, हमारे जितनी भी हम मामलात ज़िंदगी में कर रहे होते हैं उससे कहीं ना कहीं हम दूसरों को भी जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकें। और जब दिन के आगाज़ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके दिन का आगाज़ अक्सर व बेशतर जो है, क्योंकि जब मौसम की तब्दीली के असरात होते हैं, अभी भी कुछ अजीब सा मौसम है कि रात में थोड़ी सी ठंड सी है, पंखों की ज़रूरत जो है या इसी की ज़रूरत शुरू हो चुकी है। बट ये जो मिक्स एंड मैच सा जो मौसम होता है ये बड़ी तकलीफ़ें लेकर आ रहा होता है। एक तो बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर ये जो थ्रोट, मुझे लगता है ये इतना अजीब सा मौसम है। पूरे 12 महीने अगर मैं उठाऊँ तो अपने शायद सबसे ज़्यादा शोज़ मैंने इन वायरल्स पर, मौसम की तब्दीली पर ही किए हैं, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होता। और कराची में तो कोई मौसम मुकम्मल तौर पर अगर हम सर्दी की बात करें तो वो आता ही नहीं है, लेकिन गर्मी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से आती है और वो आना शुरू हो गई है। अच्छी खासी गर्मी है इस वक्त कराची में, टेम्परेचर जो होता है उससे ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है। ये हाल है इस वक्त कराची में गर्मी का, लेकिन अभी काफ़ी शहर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छा ठंडा चिल्ड मौसम है। सो आप उसको एंजॉय कीजिए क्योंकि गर्मी जो है वो भरपूर आने वाली है इस बार। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि मेरे घर में भी ऐसा होता है, आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि अगर कोई थोड़ा सा बीमार हो गया या किसी के पेट में दर्द है तो हमें मुफ्त मशवरा मिलता है जिसकी कोई पेमेंट नहीं ली जाती, लेकिन उसके बाद जो हमें पे करना पड़ता है वो जो है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सो ये जो सेल्फ मेडिकेशन हम लोग अपने घर में कर रहे होते हैं, अक्सर ख़ुद अपने लिए, अक्सर दूसरों के लिए। कोई फ़ोन पर बताता है मुझे ऐसा हो गया तो तुम वो कर लो या ये खा लो, मैंने भी ऐसा ही किया था। तो ये जो तमाम चीज़ें हम कर रहे होते हैं इसका नुकसान क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इन पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जो बारहा आके आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगाह करते रहते हैं। वेलकम करेंगे डॉक्टर आफ्ताब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये जो है कि क्या करना है और क्या नहीं करना और उसमें मशवरे, ये आपके घर में भी ऐसा होता? अगर आप कहते हैं नहीं होता तो फिर मैं शायद ना मानूँ आपकी बात। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जैसे मेरी वाइफ जो है वो आधी डॉक्टर बन चुकी हैं। हाँ। वो मेरी वाइफ, मैं खुद डॉक्टर हूँ। हाँ। तो जब वो मुझे ऑब्जर्व करती हैं कि मैं किसको क्या लिख कर दे रहा हूँ तो अक्सर जो है वो खुद भी जो है प्रिस्क्रिप्शन करना शुरू कर देते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि देखें ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, अच्छा चलो यहाँ पर तो साथ एक फिर भी हालांकि फिर भी गलत है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद है तो ये कर, लेकिन ये जो हम किसी को कहें तो हमें चलते फिरते मुफ्त मशवरे मिल रहे होते हैं, ये खा लेना, ये कर लेना, ये आजमा लो तो उससे फ़ायदा पहुँच जाएगा। लेकिन अक्सर हो भी जाता है लोगों को फ़ायदा। अगर हम पुराने वक्तों के दौर की बात करें तो घर की जो बड़ी बूढ़ियाँ, नानियाँ, दादियाँ होती थी वो दवाइयों की तरफ नहीं जाने देती थी अपने घर के बच्चों को। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें वो दौर जो था ना वो जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन का था। हाँ। अब जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का दौरा नहीं है। अब जो है प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो मशवरा कमेटी बैठाते हैं। हाँ। और एक दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो हमारा मेडिकल स्टोर में जो शख्स खड़ा होता है वो सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाता है। सबसे बड़ा डॉक्टर कि अगर आपको सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या और कोई जुमला कोई बीमारी है, आप जाते हैं मेडिकल स्टोर और उससे कहते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बराए मेहरबानी मुझे ये दवा दे दें। वो आपको 1 या 2 दिन की एक पुड़ी बना के दे देता है कि जी ये खा लें, आराम आ जाएगा आपको। फिर क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होती है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में कोई बीमार था, डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिखा था उनको, उस नुस्खे को देखते हुए वो दूसरों को मशवरा दे देंगे, डॉक्टर साहब मुझे भी तो, कम ज़्यादा ऐसे ही लग रहा है जो आपको है, या मुझे भी ऐसे था जो आपको हो रहा है, तो आप ये दवा ले लीजिए। अब उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे जो पूरी साइंस है वो कितनी खतरनाक है कि उनको क्या कुछ हो सकता है। मतलब एक छोटी सी चीज़ भी जो है, क्योंकि हर इंसान का बॉडी का जो है रिएक्ट करने का सिस्टम बड़ा डिफरेंट होता है, इम्यूनिटी बड़ी डिफरेंट होती है आपकी। सो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी आपको नहीं पता। डॉक्टर साहब, अभी जब आज इस टॉपिक पे बात करनी थी तो मैं सोच रही थी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत मरतबा हुआ है। टॉन्सिल्स का जो प्रॉब्लम है वो बड़ी छोटी सी एज में आपको शुरू हो जाता है, तो मेरे साथ भी था। अब उसकी वजह से क्या होता था कि गला इतना ख़राब रहता था, हर थोड़े दिन बाद बुखार, स्कूल की अटेंडेंस तो कभी मुकम्मल हो ही नहीं पाती थी क्योंकि बार बार बीमार हो जाना। अब उसके लिए मेडिसिन्स भी मुझे खिलाई गई, इंजेक्शंस भी लगे। लेकिन एक चीज़ जो मेरी नानी किया करती थी, वो ऑयल लेके ना
अपनी गोद में लिटा लेती थी और वो यहाँ पे ना यूं करके, आज भी मुझे उनका वो हाथ याद आ रहा है कि वो यूं मला करती थी। उससे क्या होता था, वो मेरा आखिरकार मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ा, टॉन्सिल्स निकलवाने ही पड़े, लेकिन वो जो लम्हा होता था ना, वो जो करती थी मेरे लिए, उससे मुझे रिलीफ मिलता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हार्मफुल नहीं भी हैं, जो रिलीफ भी देती हैं, जो हम घरेलू कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल भी इससे हम इनकार तो नहीं करेंगे ना? नहीं, जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि ये कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो मैं लेकिन ये तो मेडिसिन नहीं थी, ये तो एक थेरेपी थी। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप किचन में जाएं तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे लौंग है, अगर दांत में दर्द हो रहा है आप लौंग रख लें। इसी तरह ज़ीरा है, अगर पेट में कोई तकलीफ हो रही है तो ज़ीरा दे दें। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनसे आगे चल के मेडिसिन ने जो है जन्म लिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ट्रेडिशनल, ये तो आप कर सकते हैं, इससे कोई हार्म नहीं है। लेकिन जो सबसे खतरनाक अमल है, जो जिस पे आज आपने मौजू रखा है, बहुत अच्छा रखा है, सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये है कि आपने बाजार से गए या किसी के कहने पे आपने एक मेडिसिन ली और आपने खा ली, धो दी थी, और फिर उसको भूनने के बाद उसको रखती थी, तो फिर वो खाने में मज़ा आता था। अक्सर अभी भी घरानों में इस तरह का अमल है कि खाने के बाद जो इस तरह की चीज़ें ली जाती हैं जो आपके डाइजेशन में के अमल में मददगार साबित होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो अवॉइड है। अच्छा, सॉफ्ट में भी आएगा उनको, उस दिन हम एक रिपोर्ट देख रहे थे कि उसमें भी अब वो कलर ऐड करते हैं, ताकि, क्योंकि हमारे यहाँ तो अजीब सी चीज़ें हो जाती है ना, बदहाल कर देते हैं हम ना, अच्छी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको भी थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए उस पर कलर यूज़ किया जाता है, उस पर ग्रीन कलर करके, तो वो फिर उसमें आप सोच लें फिर, और फिर सोने पे सुहागा ये है कि वो फूड कलर नहीं होता। तो हम अपने यहाँ जो घरों में बिरयानी बनाते हैं ना, उसके लिए भी जो हम कलर लेकर आते हैं, जो सो कॉल्ड जर्दा रंग के नाम पर जो है वो सेल होता होगा, उसको भी ज़रा थोड़ा एहतियात से देखें। आई गेस कि वो जितना चीप मिल रहा होता है तो वो भी मुझे लगता है कुछ इसी टाइप की क्वालिटी का होगा। एसेंस आते हैं बहुत अच्छे, बहुत महंगे भी नहीं है और बहुत चीप भी नहीं है, लेकिन ये है कि वो 1-2 ड्रॉप आपको डालने बोतल देती थी और बच्ची जो है वो पानी की बोतल ऐसे ही लेके आ जाती थी, पानी पीती नहीं थी, उसको रिपीटेडली जो है वो उसको किडनी इन्फेक्शन शुरू हो गया। फिर दूसरी बात ये थी कि बच्ची शायद ही वो वहाँ के वॉशरूम कहती बहुत गंदे होते हैं, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ और स्कूल के टीचर के साथ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और अगर स्कूल में ऐसा है तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए डेफिनेटली कि ऐसा क्यों है कि बच्चे जो है, और आप खुद क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आप बच्चों, अच्छा बच्चे बड़े होते हैं इस मामले में कि ना ये चीज़, ये तमाम चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। सो अगेन इस पे हमारी गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए कि आप अपने एरियाज़ में जो है आग जहाँ मौजूद हैं वो कितनी बदहाली में है कि लोग अवॉइड करते हैं उनको उन पर जाना। सो आई थिंक ये भी एक कैंपेन है जो पूरी लॉन्च होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे थे डाइजेशन इश्यूज़ की, जो बड़ा कॉमन है, नॉर्मली आपके घर में किसी ना किसी शख्स को ये प्रॉब्लम रहता है। अगर हम उन चीज़ों की बात करें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें एक इसबगोल भी है, इसको लोग अक्सर डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें। डू यू थिंक ये कितना फ़ायदेमंद रहता है डाइजेशन के लिए या स्टमक के इश्यूज़ के लिए? देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल हो कि आप आराम से जो है वो पास आउट कर सकें। ठीक है। हमारे खाने आजकल इतने ज़्यादा जो है वो सख्त और सकील होते हैं कि हमें जो है कब्ज़ की शिकायत होना शुरू हो जाती है। सही। तो जो भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर फाइबर नहीं होता, तो इसफगोल जो एक तरह का फाइबर प्रोवाइड करता है। वो हजरात जो इसफगोल यूज़ करते हैं, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप जो है वो चोकर का खाना खाइए। आप जो रोटी होती है उसमें से आप वो भूसी ना लें। हाँ, फाइन आटा सबसे बड़ा कब्ज़ की शिकायत है। आप चक्की का आटा लें, उसको उसमें से ना निकालें, उसको छाने नहीं, थोड़ा बहुत जिस तरह अगर कोई आप समझते हैं बहुत ज़्यादा रफ आ रहा है वो निकाल दें, लेकिन ज़्यादा ना निकालें। वो हस जो होता है उसके साथ ही आप रोटी पकाएं और वही अपने बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, कभी भी आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। सही। और वैसे थोड़ी सी मेहनत भी की जा सकती है, आपको साबुत गंदम भी मिलती है, वो आप खुद जो है अपने सामने आप उसको पिसवा सकते हैं। ये बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन ये भी एक आपकी मोहब्बत शो करती है। लेकिन उस गंदम को भी पहले धोना पड़ता है, उसको सुखाना पड़ता है, और ये मेहनत मैंने अपने घर में होते हुए देखी। मेरी अम्मा जो है वो अब नहीं कर रही हैं पिछले कुछ अरसे से, क्योंकि वो थोड़ा रूटीन चेंज हो जाती है इंसान की। बट ये है कि वो बाकायदा वहाँ पंजाब से गंदम आया करती थी, वो धुलती थी, फिर वो ड्राई होती थी। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इससे ये वाले जो तमाम इश्यूज़ हैं इससे जो है आप बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसबगोल का इस्तेमाल जो है अक्सर लोग भाग लेते हैं उसको, लेकिन कहा जाता है कि पानी में मिक्स करके पीना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, दोनों तरीके सही हैं। या तो अगर आप उसको फाँकते हैं तभी ज़्यादा तो पेट में ही हो, लेकिन वो कहते हैं कि वो आपके आंतों पे जाके चिपक जाता है, ऐसा कुछ सिलसिला? नहीं, ऐसा तो सिलसिला नहीं होता कि वो चिपक जाता है, लेकिन ये कि उसमें आप
उसको अगर आप इजीली चाहते हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और आपको चाहिए कि उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाए, तो आप उसको एक लेके फिर आप उसको पानी पी लीजिए आप, या आप एक चमचा लेके उसको बेस्ट डाइल्यूट ऑप्शन कर है कि लें। आप पानी में उसको डाल के थोड़ी सी देर वो जी जेली हाँ। की तरह फूल जाता है, उसके जी बाद हाँ, आप उसका उसका ले लें इस्तेमाल उसको। करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और पेन जो आपको जिसमें फॉरेन इमरजेंसी की कंडीशन हो जाती है वो होता है अपेंडिक्स का पेन, ठीक है? इसमें भी क्या पहले से आपको आइडिया हो जाता है ये तकलीफ क्यों शुरू होती है, इसका रीजन क्या होता है अपेंडिक्स होने का, और उसमें फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है? देखिए अपेंडिक्स का दर्द जो है वो सीधी तरफ होता है, अपेंडिक्स हमेशा सीधी तरफ होता है, राइट तरफ, ठीक जब भी अपेंडिक्स का दर्द होता है, जाहिर बात है एक लेमैन को तो अंदाजा नहीं होता कि अपेंडिक्स हो रहा है नॉर्मल हो रहा है। हाँ। जब उसको दर्द पेट में शुरू होता है तो पहले तो उसको जो अम्बलाइकस है हमारे, जिसको हम इसको नेवी कहते हैं, इसके इर्द गिर्द पैर होना शुरू होता है। अच्छा, ठीक मतलब है? सेंटर में हाँ, आपको सेंटर पेन में होना होता शुरू है होता है, वो घूमता हुआ फिर सीट कर जाता है राइट साइड के ऊपर, बिल्कुल कोने पे ठीक है। नीचे उतरता है। तो फिर अगर आप वहाँ हाथ रखेंगे तो पेशेंट जो चीखना शुरू होता है, या उसका जो है क्या नाम है, उसको वॉमिट शुरू हो जाती है, सही। या उसको थोड़े से जो है वो अनईजीनेस फील हो जाती है, तो फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये बच्चों में ज़्यादा होता है उम्र ना, बड़ों में भी हो सकता है लेकिन बच्चों में ज़्यादा होता है। स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें अपेंडिसाइटिस का ज़्यादा ख़तरा होता है। इस पे जो सबसे ख़तरनाक बात वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आपने डिले कर दिया, तो ऐसा ना हो कि वो बस्ट हो जाए। जब वो बस्ट हो जाएगी तो फिर सारा जो उसके अंदर मवाद होता है वो पूरे जिस्म के अंदर फैल सकता है। तो इसी तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। जब भी अपेंडिसाइटिस जब भी होती है उसको फ़ौरन ऑपरेशन के लिए जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो फ़ौरन हम जब जैसे ही मरीज़ हमारे पास आता है हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, 2-3 हमारे पास मैनुअल होते हैं जिससे हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि उसको अपेंडिसाइटिस है या नहीं है, ठीक है ना। कुछ हम उसकी टांग वगैरह को मूव कराते हैं, या हम ये एक जगह होती है इसको हम प्रेशर दे के देखते हैं कि इसको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, कोई रिबाउंड इसकी फीलिंग हो रही है, तो वो हमें जैसे जो ही अंदाज़ा होता है फिर हम इसका एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। ब्लड सीबी के अंदर उसका जो है वो डिरेंज होती है, तो फ़ौरन हम उसको जो ऑपरेशन के लिए जाते हैं। राइट अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है डॉक्टर साहब? मतलब अपेंडिक्स का ऑपरेशन के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि वजह क्या है कि क्या चीज़ ना की जाए कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से अपेंडिक्स हो जाता है, ऐसा कुछ है? कोई रीज़न होता है इसका? देखें जिस ज़माने में ये कहा जाता है, इसका भी कोई इसके प्रूफ नहीं है कि जिस ज़माने में इंसान गारों में रहता था और पत्ते खाता था, घास फूस खाता था, उस ज़माने जिस ज़माने में गोश्त नहीं होता था, उस ज़माने में अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर ये एक ऑर्गन रखा था छोटा सा, जो यहाँ से उसकी डाइजेशन में मददगार साबित होता था। अच्छा। जो हम तरक्की करते गए, हमने जो है वो दूसरे खानों की तरफ आ गए, हमने हर्ब्स खाना बंद कर दी, तो उसका जो फंक्शन था वो रिड्यूस हो गया और वो सुकड़ के रेडिमेंट हो गया, हमारी तकरीबन इस उंगली के बराबर से भी छोटा हिस्सा एक रह गया वो। अब होता क्या है कि जब वो उसके अंदर जो है सर्कुलेशन भी है, ब्लड भी है, वो एक ऑर्गन का एक जिस्म का हिस्सा है, कभी कभार उसके अंदर जो है कोई इन्फेक्शन सीट कर जाता है। अच्छा। अगर कोई जरासीम उसके अंदर पहुंच जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता पलना शुरू हो जाता है। जब वो पलना शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के साथ साथ जो है वो फूलना शुरू हो जाता है वो, और उसके साथ साथ पेन भी करता है। दायबत उसके अंदर नर्व्स भी होती हैं, उसके अंदर आर्टरीज भी होती हैं, तो वो हमें फील भी होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो है वो खतरनाक चीज़ होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि इसका स्पेसिफिकली कोई ऐसा रीज़न नहीं है, ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर हो आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी शख्स ये कंप्लेन करे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि राइट साइड पर आपको नीचे की तरफ जो है वो पेन फील होता है और इतना पेन फील होता है कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते, तो ऐसी कंडीशन में या जब भी आपके घर में किसी शख्स को, बच्चे को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो या ऐसी कंडीशन हो, तो आप जो भी करीबी हॉस्पिटल है आप वहाँ ले जाएं ताकि डिसाइड किया जा सके क्या या ट्रीटमेंट देना है, या अक्सर जो है वो जो भी सजेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम बहुत है, कोई भी चीज़ जो है वो एक तो क्योंकि ये भी एक सिलसिला है ना कि हमारे यहाँ जो एक आप अगर एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो आपको बुफे का सिस्टम मिलता है। अब वहाँ पर आपको फ़िश भी मिल रही है, प्रॉन्स भी हैं, बीफ भी है, मटन भी है, चिकन भी है, और आपने सब खाना है। तो ये जो हम मिक्स एंड मैच इतना कुछ खा रहे होते हैं डॉक्टर साहब, इसका भी तो रिएक्शन होता है आपकी बॉडी पे? जी बिल्कुल होता है। आप एक वक्त में अगर 10 चीज़ें खाएंगे तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं अपने मैदे को? मतलब वो एक ऑर्गन है, उससे काम करना है। हाँ। तो अगर आप एक नॉर्मल आदमी का, मैं अगर एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ, अगर मुझसे आप 20 किलोमीटर भगाएंगे तो मैं क्या करूँगा? आखिर में जाके गिर ही जाऊँगा। तो मैदा भी बेचारा ऐसे ही है कि अगर उससे ज़्यादा ओवर वर्क कराएंगे आप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके साथ एक साथ डाल देंगे तो वो भी तो परेशान होगा ना। जब वो परेशान होता है तो फिर आपको रिएक्ट करता है, फिर आपको पेन फील होता है, आपको पायदन हो जाता है, उसने भी हजम नहीं करना होता, वो भी फिर कहता है जी ठीक है जी मैं भी आराम कर रहा हूँ, जाएँ जो मर्जी अस्पताल ही जाएँ आप, ज़बरदस्ती निकलवाएं। फिर आपको ट्यूब डालना पड़ती है, फिर उसको जो है मैदे को साफ करना पड़ता है, कितना अमल होता है, तो आप उस एक मुश्किल में चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो खाएँ कैलकुलेटेड खाएँ और सही चीज़ खाएं जो आपको मैदे के लिए ठीक है। मतलब एक टाइम पे एक सी फूड भी है, बीफ भी है, सब चीज़ें आप सोचें उस पर फिर आप मीठा भी है, राइस भी है, तो आप ये
कितना जो है वो एक अजीब सी आप सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर देते हैं। ज़रा मिक्स करके देखिए इन चीज़ों को, कितना आपको खुद भी अजीब लगेगा। तो 1 से 2 डिशेस जो हैं वो आई थिंक मैक्स होती हैं। ये तरीका मियाना रवि भी इसमें ही है, लेकिन अब बुफे सिलसिले के सिस्टम है तो अब उसको भी तो एंजॉय करना है, पैसे भी पूरे करने होते हैं, तो इस चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अक्सर व बेशतर ये रिएक्शन करती हैं। शायद किसी के साथ ना होता हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी जाता है। फूड पॉइजनिंग में ये जो पेट की में दर्द की कंप्लेन होती है, अक्सर रात में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डिनर्स का ही सिलसिला होता है ज़्यादातर। तो आपको वॉमिटिंग हो रही होती है। फर्स्ट एड की अगर मैं बात करूँ, घर में अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए उस वक्त? सबसे पहले तो आप ये करना चाहिए कि और मजीद कुछ ना खिलाएं। ठीक है। जो ही आपको पेट में दर्द होना शुरू होता है, जो घर में टोटके होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। हाँ। कि जो ये खा लें, ये पानी पी लें, इस तरह कुछ भी ना उसको खिलाएं। अगर वो वॉमिट कर रहा है तो उसको वॉमिट करने दें, लेकिन ये कि उसको किसी सुपरविजन में रखें। अगर खुदा न खासा उसको जो है वो बदहाल हो रहा है वॉमिट करते करते, तो फ़ौरन ही नियर बाय किसी हॉस्पिटल में लेके जाएं उसको और वहाँ प्रॉपर इलाज कराएं उसका। खुद जो है घर में बैठ के इसका कुछ इलाज ना करेंगे। जी सुबह होगी तो फिर अस्पताल खुलेंगे तो हम लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। इस्तेमाल करना चाहिए, उसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसी हवाले से बात भी हो रही है। डॉक्टर आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन पे मुझे बात करनी, लेकिन उससे पहले अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ ख़वातीन, अभी आपने जिक्र भी किया था कि खून को पतला करने की अद्वियात जो है उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, कि खून साफ़ हो जाएगा तो चेहरा अच्छा हो जाएगा, झाइयाँ चली जाएंगी, या ख़ुद भी कुछ लोग अच्छा फिर विटामिन के भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं आपको एक टीनेजर्स की बात बता रही हूँ कि पहले खून पतला करने के लिए जो मेडिसिन आती हैं पानी में घोल के वो पी ली। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनका क्या नुकसान होता होगा? कितने हॉरेबल रिजल्ट्स होते होंगे? ये बहुत ख़तरनाक इसके रिजल्ट्स होते हैं और एक आम आदमी को अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपने जिस्म के साथ क्या कर रहे हैं या अपने खून के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, या आप ये समझते हैं कि उसके अगर आप उसको प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। खुद किसी के कहने से ना खाएं कि जी मेरे अगर भाई खाते थे तो मैंने शुरू कर दिया, या मेरे अंकल खाते थे मैंने शुरू कर दिया, या मेरी अम्मी या मेरी सिस्टर या मेरी खाला तो मैं उनको देख के शुरू कर दूँ। ये अमल बहुत ही ख़तरनाक है। बेहतर ये कि आप अपनी किसी मुस्तरद डॉक्टर के पास जाएँ, उनको अपनी तमाम सूरत-हाल बताएँ। आजकल तो ब्यूटी क्लिनिक्स बहुत सारे खुल गए हैं, यहाँ पे मुस्तरद डॉक्टर बैठे हैं, उनके पास जाइए। अगर आप चाहते हैं कि जब हम खूबसूरत लगें या इस तरह की चीज़ें, उनसे जाके मशवरा करेंगे जब हमें खून पतला करना है, गाढ़ा करना है, क्या करना है। नहीं, और आपको क्यों करना है भाई? इट्स नॉट योर चॉइस। ये आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा कि जो है वो अच्छा खून को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो है वो सिरप्स आते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो बहुत पुराने ब्रांड्स हैं तो लोग भरोसा किया हुआ है उनमें कि हमने ये इस्तेमाल करना है। मैं ये नहीं कह रही वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि जब तक आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है आप कैसे उस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब हम ब्यूटी की बात करें तो स्टीरॉइड्स जो हैं डॉक्टर साहब, मतलब एक चीज़ एक नॉर्मल हालत में है जो रब ने बना के भेजी और रब ने सबको बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन हम उसको बेहतर नहीं करते, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो ये जो स्टीरॉइड्स का जो नाम अब आम लोगों को भी सुनने लग गए हैं, वो इस्तेमाल भी करने लग गए हैं, लेकिन ये स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, इनका नुकसान क्या है और इनका फ़ायदा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है जो स्टीरॉइड सीक्रेट करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन उसकी मकदार इतनी ही होती है जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि हम एक्स्ट्रा स्टीरॉइड लेना शुरू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट जो एप्लीकेशंस आती हैं हमारी स्किन पे लगाने के लिए। उससे नुकसान क्या होता है कि जब वो हमारे जिस्म के अंदर जज्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जो नॉर्मल लेवल है उससे हाई हो जाता है। वो जो ही हाई होते हैं हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे गुर्दों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो चीज़ें मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अब आजकल जो बहुत ज़्यादा ये कहने को आ रहा है कि जी आप फार्म में मुर्गी ना खाएं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जो उनकी फीड में चीज़ शामिल की जा रही है उसमें ये भी एक चीज़ शामिल की जाती है जिससे वो जल्दी फूल जाती है। या ये देखेंगे दूध होता है जो आजकल भैंसों का दूध होता है, उसके अंदर खास इंजेक्शन लगता है दूध, जिससे वो ज़्यादा दूध सीक्रेट करता है। वो जब बच्चियाँ या बच्चे पीते हैं तो उनके अंदर देखें आप जो जल्दी बढ़ने का अमल और इस तरह की जो चीज़ें वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। ये सारा दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे, चाहे वो स्टीरॉइड्स हैं या और दूसरी चीज़ें, तो हमारे जिस्म को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन आप कह रहे हैं इन सब बिगाड़ में एक मेन रीज़न स्टीरॉइड्स का भी, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा,
ये जो क्रीम्स भी आ रही होती है ना कि आपका रंग गोरा हो जाएगा या जो आपकी बॉडी में एक बड़ा चेंज फील होगा, ये भी सब चीज़ों में स्टीरॉइड जो है वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, अक्सर डॉक्टर्स खुद भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिन लोगों को जॉइंट्स पेन होता है या ये, वहाँ पर ये डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी है कि वो कितना उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है और पेशेंट की नीड है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है ना, साइंस भी इसका इस्तेमाल करती है, लेकिन लिमिट में। जी बिल्कुल किया जाता है, और हम इसको लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं। स्टीरॉइड्स को लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है, और हम देते हैं मरीज को, लेकिन उसका हम एक मकदार के हिसाब से देते हैं, और हमें पता होता है कि इस मकदार के बाद हमें इसको कम किस तरह करना है। हाँ। ना ये एकदम बढ़ाया जा सकता है, ना एकदम कम किया जा सकता है। इसीलिए जब भी आप देखें स्टेरॉइड कहीं भी दिए जाते हैं, चाहे वो एस्मेटिक पेशेंट को दिए जाए या जो है वो जॉइंट्स पेन वालों को दिया जाए, वो हमेशा टैपर करके ख़त्म की जाती है। एकदम नहीं कि आप कल से मत खाइएगा, ऐसा नहीं करते हो। दूसरी अभी जो आपने बात की हुस्न की, उसमें आजकल बोटॉक्स का बहुत बड़ा दौर है। इसके इतने शदीद साइड इफेक्ट्स हैं दुनिया में, अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मालूम होता जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो आम है। जी हाँ, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्जरीज कराते हैं, वो बोटॉक्स लगवाते हैं अपने आप को झुर्रियाँ मिटाने के लिए, इस तरह के लिए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको भी बड़ा कॉशियसली इस्तेमाल करना चाहिए, जो आप बहुत ज़्यादा आम हो गया हमारे माशरे में। राइट, उसमें भी ये कि अगर आप अपनी रूटीन अच्छी रखते हैं तो आपकी स्किन उस लेवल तक पहुँचती ही नहीं है। और एजिंग भी एक प्रोसेस है, उसको आपको बड़ा ग्रेसफुली आपको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन वो हम साइकोलॉजिकली अभी हम वो कहते हैं ना ब्लैक एंड आपके वाइट हेयर्स होने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये शख्स जो है वो बूढ़ा हो गया। हालांकि ये ग्रेस माना जाता है वर्ल्ड में, दुनिया में इस चीज़ को, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में शायद एक टाइम आए जब हम इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वो घरेलू ख़वातीन जो बहुत करती हैं, वो ये कि जिस्म में बहुत दर्द रहता है, थक जाती हूँ, काम भी करना है, तो क्या होता है कि दर्द ख़त्म करने की अद्वियात, सर पे कपड़ा बांधा है या जिस्म में थकन बहुत ज़्यादा है, तो वो इनका बहुत इस्तेमाल करती हैं। सो ऑल्टरनेट क्या मौजूद है अगर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, आप काम में आपको प्रॉपर आप नहीं परफॉर्म कर पाते? देखिए, आजकल मादरत के साथ हमारे यहाँ घरों में, शहरों में ख़ासतौर पर, मैं गांव की बात नहीं करता, शहरों में बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। मासियाँ काम करती हैं, लेकिन आप मासियों की सुपरवाइज़र बनती हैं, आप उनसे काम लेती हैं, आप खुद नहीं हिलाती। आपका जिस्म सारा दिन जो है वो हिलता जुलता नहीं है, ना आप एक्सरसाइज करते, ना वॉक करते हैं, घर में सारा दिन रहते हैं, तो बॉडी तो फिर आपको एडजस्ट करेगी ना। आपकी स्ट्रेचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बॉडी को आप स्ट्रेच नहीं करते तो फिर आपकी बॉडी आपसे जो है एहतजाज करती है। तो वो कहीं भी पेन हो सकता है, आपके कभी कंधे में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, कभी पट्ठों में हो रहा है, उसके लिए फिर आप मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं उल्टी सीधी। उसको अवॉइड करें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मोबिलाइज करें, चाहे वो घर में ही हो, जरूरी नहीं कि आप बाहर जाके वॉक करें, घर में थोड़ी सी वॉक करें, घर में जो है वो हिस्सेदार बने कुछ काम करने में, तब आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहती है, आपको दौरान खून सही रहता है, आपके मसल को जो है वो न्यूट्रिशन और जो ब्लड है वो मिलता रहता है, तो आप मजबूत रहते हैं। राइट, तो मतलब ये भी इसमें कोई रीज़न नहीं है, ये हमारी अपनी जो है वो काहिली है कि हम बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपको बॉडी एक्स, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से होते हैं। अदरवाइज़ आपको इन्वेस्टिगेट भी कराना चाहिए, मे बी कोई और रीज़न हो, अक्सर विटामिन D3 या किसी और चीज़ की कमी की वजह से भी आपको बॉडी पेन्स होते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन, ये जितनी भी हम प्रॉब्लम्स या बीमारियों की बात करें हैं, अगर वैक्सीनेशन ना हो तो शायद इनके इफेक्ट्स और ज़्यादा हों। सो वैक्सीनेशन एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे हम उर्फ़ में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना, कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। तो जो वैक्सीनेशन है वो एहतियात है। सही। बच्चों में जो है वो अंडर 5 जब आप ये कुछ सर्टन वैक्सीनेशन है, जो हमारा एक इदारा है जिसको हम EPI कहते हैं, WHO की तवज्जो से चलता है, उन्होंने कुछ मेडिसिन जो वैक्सीन जो है वो हमें माशरे में लगाने के लिए अंडर 5 दिए हैं। बाद में बच्चों को लगती हैं वो, लेकिन 5 साल से पहले जो है वो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है। उसमें हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, ट्यूबरकुलोसिस जो आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है, पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस B, उसको हम बचा सकते हैं, पर्ट्यूसिस, और जिसको हम वो कहते हैं, और उसके अलावा जो है आपका ये मीज़ल्स, मम, रुबेला, ये हम बचा सकते हैं, और काली खांसी जिसको हम कहते हैं उसको हम बचा सकते हैं। आजकल जो है रोटा वायरस बहुत ज़्यादा आया हुआ है, उसको हम बचा सकते हैं। तो ये वो तमाम बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन अगर आप करा देते हैं तो आप बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मीज़ल्स जो है ये भी अगर हम ओवरऑल दुनिया में बात करें तो बहुत कम मुल्कों में ये मीज़ल्स या ये चिकन पॉक्स नॉर्मली, लेकिन हमारे यहाँ अब भी एक सीज़न आता है जब आपको कहीं ना कहीं से इसकी कोई आवाज़ आती है कि मीज़ल्स हो गए हैं। अब चिकन पॉक्स का तो इतना नहीं, लेकिन मीज़ल्स अभी भी होते हैं। तो इसको भी ख़त्म करने के लिए एक तो वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन है, जिनको लगी होती है उनको भी होते हैं, मुझे भी हुए थे, पता नहीं आपको हुए या नहीं हुए, लेकिन होते हैं, लाइफ में एक मर्तबा ज़रूर होते हैं। कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है? वैक्सीनेशन के बावजूद हो जाते हैं। देखें, अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है और आपका जो हाइजीन अच्छा है, हाँ। तो आप इससे बच सकते हैं। अच्छा। हाँ, अब होता क्या है कि हम अपने घर में न्यूट्रिशन भी अच्छी कर लेते हैं, हाइजीन भी अच्छी करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है, अपने घर से स्कूल जाता है, अब स्कूल में अगर एक क्लास में 30-35 बच्चे भी हैं, तो सबका तो यूनिफॉर्म नहीं है ना उसका हाइजीन। अगर एक बच्चे को स्कूल में किसी को हो रहा है, तो वो साथ बैठा हुआ भी क्लास में, हाँ। वो वहाँ से वायरस घर पे लेकर आता है। जब एक भाई को होता है तो दूसरे को होता है, फिर तीसरे को होता है। तो ये सारा एनवायरनमेंट इसी तरह से फैलता है। और इसके खास कोई सीजन होते हैं, जैसे आजकल सीजन चल रहा है इसका, अभी है इसका फैब होता है, जैन फैब जो है ना, दिसंबर से लेकर फैब तक इसका हाई पीक होता है, जिसमें ये ज़्यादा इसके मीजल्स के जो है वो होने का खतरा होता है। मुझे भी स्कूल लाइफ में हुआ था, और अभी भी मेरे फेस पे यहाँ पे उसका एक स्कार है, जो मुझे एक बड़ा रिग्रेट होता है कि ऐसा क्यों हुआ था, कि क्योंकि उसमें आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अक्सर स्कार्स रह जाते हैं। तो अभी भी मेरे यहाँ पर वो है, तो मुझे याद आ गया उससे। तो थोड़ी एहतियात करें अपने बच्चों में कि आप कॉटन या कोई ऐसी चीज़ उनके पास रखें, क्योंकि इचिंग बहुत हो रही होती है, तो स्कारिंग हो जाती है बॉडी पे। फिर वो मेरी तरह सोचते होंगे कि हमने उस वक्त जो है वो क्यों नहीं एहतियात की। बट इसके लिए भी प्रॉपर डॉक्टर साहब, अब तो मेडिकेशंस वगैरह भी आ गई हैं कि थोड़ा सा इसको वो कर दिया जाए कि जल्दी, लेकिन अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं 4-5 दिन का। टाइम पीरियड पूरा होता है। इसके पहले इसका 2-3 फेज होते हैं। एक प्रोड्रोमल फेज होता है, फिर इरेप्शन होता है, उसके बाद फिर ये ढलना शुरू होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, आप अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि या तो वो ऊपर से नीचे तक ढल के जाते हैं, या नीचे से ऊपर तक आते हैं, फिर उसके बाद फेस पे आगे बाद खत्म हो जाते हैं, सरों में हो जाते हैं, हथेलियों में हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ को बहुत लाइट से होते हैं। लेकिन ये कि लाइफ में जब किसी को एक दफ़ा हो जाते हैं ना, फिर दोबारा नहीं होते। अच्छा। क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम होता है। एक दफ़ा जब आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जिस्म के अंदर, आपके जो सेल्स होते हैं वो उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं कि अगर इस तरह का कोई दुश्मन आया तो उसको मार के भगा देंगे, तो फिर दोबारा जो है वो नहीं होता। अच्छा, तो जिनको एक मर्तबा हो गया वो अब इस चीज़ से मुतमईन हो जाएंगे, वो चीज़ दोबारा नहीं होगी। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कंडीशन में जब ये होने शुरू मीजल्स का प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी ये सीज़न है, तो अभी अक्सर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। उनको ये होता है कि इसने अपना टाइम पूरा करना है, फिर ये स्लो हो जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा। तो इसमें भी कोई मेडिकली आप लोग को ट्रीट कर रहे होते हैं? क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास इसमें लेके जाके क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो ही ये बॉडी का निज़ाम जो है वो कमज़ोर होना शुरू होता है। हाँ। इसके अलावा दूसरे जो हैं बीमारियां जो है हमलावर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर निमोनिया होने का ख़तरा होता है, आपको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, और दूसरे ऑर्गन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जो ही ये चीज़ होती है तो वायरल इन्फेक्शन होता है, ये अपना टाइम पूरा करके जाता है, और लेकिन साथ बुखार लाता है। जी हाँ। लेकिन इसके साथ साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि और बहुत लाइट इसमें फूड कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अच्छा, एक और भी जो है वो वैक्सीनेशन के हवाले से फ्लू शॉट्स जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। एक वैक्सीन है जो लगाई जाती है, और आई रिमेंबर बताया गया था कि आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में ये लगवा लेनी चाहिए। सो अब अगर उस वक्त तक इंशाल्लाह रब ने ज़िंदगी दी, मौका मिला, तो मैं इस बार ज़रूर आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि टाइम आ गया और अब आपने वैक्सीनेशन करानी है। तो डॉक्टर साहब, ये जो इतना ज़्यादा फ्लू और वायरल है, सब ज़रूरी है कि सब वैक्सीनेशन करा लिया करें? देखिए, ज़रूरी होता है कि हर साल WHO फ्लू की एक स्ट्रेन जो है वो बताता है, उसके मुताबिक वैक्सीन बनाई जाती है। ज़्यादा जो फ्लू होता है वो उन मजमू ज़्यादा होता है जहाँ पे लोग ज़्यादा गैदर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हज का सीज़न है या उम्रे का सीज़न है, वहाँ लोगों को लगवा के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आउटब्रेक होने का खतरा होता है। जैसे अभी पंजाब में हुआ था, हाँ, वहाँ काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंजा का था। तो हर साल WHO जो है वो उस साल की स्ट्रेन जो है वो जारी करता है, हर साल चेंज होती है, और उसके मुताबिक वैक्सीन बनाई जाती है। इसीलिए देखें, आपकी जो इसकी वैक्सीन होती है वो बहुत कम मकदार में मिलती है, आम जगह पे नहीं मिलती, बहुत कम उसमें आती है, और फ़ौरन ही जो है वो लोगों को लग जाती है। तो फ्लू की वैक्सीन जो है वहाँ पे ज़रूरी लगवानी चाहिए ताकि उससे बचा जा सके। ठीक है, कुछ और वैक्सीनेशन जो आपको लगता है? अच्छा, एक तो प्रॉपर कोर्स है जो आपको अंडर 5 ईयर आपको मुकम्मल करना है हर सूरत में। अच्छा, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए करें। ये एक उनकी तरफ से गिफ्ट है जो उनकी लाइफ को हेल्दी बनाता है बच्चों की, वरना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लाइफ में हो सकते हैं। बट और कौन सी डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन है जो आपको ऑन एंड ऑफ सीज़न पर या जब माहौल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो, आपको लगे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, तो आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। एक तो आपने कहा कि फ्लू के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, इसके अलावा और कौन? दूसरा जो बच्चों में, जिसको हम स्कूल गोइंग बच्चों में टाइफाइड की वैक्सीन कहलाती है। अच्छा, ओके। इसका स्ट्रेंथ 3 साल तक अगर आप लगवा लें, 3 साल तक जो है वो अल्लाह के हुक्म से बच्चा बच सकता है टाइफाइड से। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम है, क्योंकि हमारा लेकिन ये उस कोर्स में नहीं लगाया जाता, उस कोर्स में नहीं लगाया जाता, ये अलग से लगवाना पड़ता है। अंडर 3 इयर्स, 3 साल से कम उम्र जो बच्चे, उनको आप टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू। कुछ और आप कहना चाहते हैं? इसमें एक जो ओल्ड एज लोग होते हैं उसमें निमोनिया की वैक्सीन, नीमोकोकल वैक्सीन होती है, और जो डायलिसिस पे मरीज होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होती है वो नीमोकोकल की वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि वो निमोनिया से अपने आप को बचा सके। राइट जनाब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।